दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 17 में स्वागत करता हूँ। पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको यूएस के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, जिसकी साइन F-1 है, जानकारी दी। आज वही जानकारी थोड़ी और F1 वीज़ा के बारे में मैं देना चाहता हूँ। आपको डिपेंडेंट F2 वीज़ा के बारे में भी मैं आज जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अमेरिका की जानी मानी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वो दिखा के फिर स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं। फिर अमेरिका जाके वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते। वहाँ की कम्युनिटी कॉलेज जहाँ उनके जिस स्टेट में उनके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और फिर वहाँ जाके पढ़ने लगते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। आप स्टूडेंट होके ऐसी चालाकी करेंगे तो आगे क्या करेंगे। और खैर वो बात तो छोड़िए, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को जाता हूँ ऐसा दिखा के स्टूडेंट वीज़ा लिया है और फिर वहाँ न पढ़ते हुए कम्युनिटी कॉलेज या अपने कोई रिश्तेदार जहाँ रहते हैं वो स्टेट की कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ने लगते हैं, तो फिर जब आप छुट्टियों में घर आते हैं, वापस इंडिया आते हैं थोड़े दिनों के लिए अपने फैमिली को मिलने, और जब वापस जाते हैं तो आपको शायद प्रवेश दिया नहीं जाएगा। कई विद्यार्थी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वहाँ इलीगली काम भी करते हैं। उनके रिश्तेदारों की मोटेल रहती है, रेस्टोरेंट रहती है, गैस स्टेशन रहता है, तो सैटरडे संडे को वहाँ जाके काम करते हैं। चालू दिन में भी कभी कभी वहाँ काम करते हैं। ये काम भी गैर कानूनी है। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपको हफ्ते के अंदर 20 घंटे ऑन कैंपस काम करने की परमिशन है, तो वो करिए। अगर ऑन कैंपस काम नहीं मिलता है तो बाहर प्लीज़ काम मत करना, नहीं तो आपका स्टूडेंट स्टेटस, स्टूडेंट वीज़ा होने के बावजूद भी आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और अगर आप इंडिया आए हैं तो वापस आपको अमेरिका में जाने को नहीं मिलेगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज की है और अगर आपके पेरेंट्स फिर वीज़ा के लिए अर्जी करेंगे, बताएंगे कि वो आपको मिलना चाहते हैं अमेरिका में, तो उनको भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है। आपने कॉन्सुलर ऑफिसर को बनाने का, चीट करने का काम किया है, तो ऐसा मत करना। अच्छा, जब आप वहाँ पढ़ने जाते हैं और आपका कोर्स ख़त्म होता है 2 साल के बाद, तो आपको 1 साल काम करने की परमिशन मिलती है। जिन लोग ने स्टेम का सब्जेक्ट्स लिया है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और उसके अंदर मास्टर्स का कोर्स किया है, तो उनको 3 साल काम करने की परमिशन मिलती है। कई विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और जब वो ये OPT पीरियड में अमेरिका में काम कर रहे होते हैं, तभी वो OPT पीरियड जब ख़त्म होने को आता है, 4-6 महीने बाकी रहते हैं, तभी इंडिया आके शादी करते हैं और फिर उनकी वाइफ या हस्बैंड डिपेंडेंट F2 वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं। अगर ऐसा है तो ज़्यादातर वो एप्लीकेशन डिनाई होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका टाइम वहाँ रहने का ख़त्म होने को आया है और 4-6 महीने में उसको वापस इंडिया आने का है। अगर उसकी वाइफ या हस्बैंड वहाँ जाते हैं तो फिर वो वहाँ ही ठहर जाएंगे, ऐसा कॉन्सुलर ऑफिसर को डाउट पड़ता है। तो अगर डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा की अर्जी करनी है तो स्टूडेंट का टाइम ख़त्म होने आए तभी मत करना, पहले से करना। और एक और बात,
अगर आप डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा की अर्जी करते हैं जिसकी साइन F-2 है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो F1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में है, उनके पास आपको ठहराने के लिए एक इंडिपेंडेंट जगह है। अगर वो किसी के साथ फ्लैट शेयर करते हैं, अपार्टमेंट शेयर करते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो शायद डिपेंडेंट F2 वीज़ा दिया नहीं जाएगा। उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि उनके पास उनकी वाइफ या हस्बैंड को अमेरिका में ठहराने के लिए पैसों का बंदोबस्त है। उनका बैंक बैलेंस में 2-5-10 हज़ार डॉलर है, जिसके ज़रिए से वो अपनी वाइफ या हस्बैंड को वहाँ मेंटेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा की अर्जी जिसकी साइन F2 है, वो जब स्टूडेंट का अमेरिका में ठहरने का समय ख़त्म होने को आया है तभी करनी नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े और करते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों जब स्टूडेंट का वहाँ रहने का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वापस इंडिया आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट वहाँ पे है उनका इंडिपेंडेंट रहने का ठिकाना है और उनके पास पैसों का पूरा बंदोबस्त है, जिससे कि वो आपको वहाँ मेंटेन कर सके। कई लोग काफ़ी उम्र में बड़े होते हैं, PhD करने को अमेरिका जाते हैं, तो उनके बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी डिपेंडेंट वीज़ा मिल सकता है। 21 साल की कम उम्र के अनमेरिड चिल्ड्रन को भी डिपेंडेंट F2 वीज़ा मिल सकता है, लेकिन उनको भी यही रूल्स लागू पड़ते हैं। वो PhD करने वाले स्टूडेंट चाहे कितने भी बड़े हो, 40 साल के हो, 35 साल के हो, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनके पास अपनी वाइफ या हस्बैंड को, अपने बच्चों को अमेरिका में ठहराने के लिए इंडिपेंडेंट जगह है और उनको मेंटेन करने के लिए उनके पास पैसों का बंदोबस्त है। अच्छा, अब आप जब स्टूडेंट वीज़ा की अर्जी करते हैं, पहले तो कॉलेज में एप्लीकेशन करते हैं एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तब आप दिखाते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है उन्होंने जो I-20 में लिख के भेजा है कि इतना इतना खर्चा होगा, तो वो फीस भरने के लिए, वो खर्चे के लिए आपके पास पैसों का बंदोबस्त है। आपके पास खुद के पास पैसे हैं या आपके पेरेंट्स आपको देने वाले हैं, आपकी फैमिली देने वाली है, कोई और आपको फाइनेंस करने वाला है, आप बैंक लोन लेने वाले हैं, ये आप दिखाते हैं। फिर अमेरिका में जाके पेरेंट्स से पैसे नहीं मंगाते, फाइनेंस वहाँ ही किसी से लेते हैं, वो हवाला ट्रांजैक्शन रहता है ना। अगर ऐसा करेंगे और फिर जब आप अमेरिका छोड़ के इंडिया आएंगे और वापस जाना चाहेंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी गलती, ऐसी गफलत मत करना। जो सच है वैसा ही करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये चीज़ जीवन में हर एक स्तर पे लागू होती है, लेकिन अमेरिका के स्टूडेंट के वीज़ा के लिए तो बहुत ही लागू पड़ती है। तो बी ऑनेस्ट, डोंट ट्राई टू चीट US गवर्नमेंट, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, कॉन्सुलर ऑफिसर्स। डू एवरीथिंग प्रॉपरली एंड देन आपको डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा मिलने में भी तकलीफ नहीं होगी। और आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए, अमेरिका के कोई और वीज़ा के लिए जानकारी चाहिए, पिटीशन दाखिल करना है, पिटीशन अप्रूव हुआ है तो वीज़ा लेने को जाना है, कुछ गलती की और माफ़ी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करके ग्रीन कार्ड लेना है, कनाडा का PR लेना है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। मेरा नंबर नोट कीजिए 9820419469। और इमिग्रेशन की दुनिया, इसके ऊपर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली बार, अगले एपिसोड में। मैं अमेरिका के वीज़ा के लिए आपको और जानकारी दूंगा। नमस्ते, जय हिंद।